आज हम इंटरफेरेंस की डिफरेंट स्टेट्स को देखेंगे। संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या शर्तें होती हैं उसको देखेंगे। इससे पहले हमने मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस में एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी प्राप्त किया, जो कि इस तरह से मिला हमें I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस के डेल। यहाँ है के है जो S1 तथा S2 सोर्स से जो वेव्स आ रही थी उनका पथांतर I1 I2 S1 सोर्स से P तक पहुँचने वाली तरंग की इंटेंसिटी तथा I2 है S2 से P तक पहुँचने वाली तरंग की इंटेंसिटी। तो ये हमारा था एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी। अब हम देखेंगे व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाएं। तो फर्स्ट होता है संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पर्दे के बिंदु P S1 तथा S2 सोर्स हैं, उनसे समान आवृत्ति की तरंगें निकल के बिंदु P पॉइंट पर पहुंचती हैं। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता के अधिकतम होने पर हम कहते हैं कि संपोषी व्यतिकरण की घटना हो रही है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना हो रही है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बोले तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमिना होती है तो हमें ब्राइट फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, यानी चमकीली फ्रिंजें या फिर कह सकते हैं कि दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो जब पथांतर मीन्स पाथ डिफरेंस, जो कि हमने इस जो इक्वेशन 12 को डिराइव किया था, तब हमने कहा था कि पथांतर डेल इक्वल्स टू x2 माइनस x1 जब वो n लैम्डा के बराबर होता है, वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2, यानी n कोई इंटीजर संख्या होती है। तो जब डेल n का गुणा लैम्डा n लैम्डा होता है तो कॉस के डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस के की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल की वैल्यू पुट कर दी हमने n लैम्डा, लैम्डा टू लैम्डा कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल गया कॉस 2 पाई n। और n की पूर्णांक इंटीजर वैल्यूज़ के लिए कॉस 2 पाई n होता है 1 के इक्वल। तो हमें क्या मिल गया, जब पथांतर n लैम्डा होगा, जब पथांतर n लैम्डा के बराबर होगा तो कॉस के डेल ये क्या हो मिलेगा हमें 1। तो ये जो इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी है, इसके मैक्सिमम होने के लिए कॉस के डेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो 1 के डेल की वैल्यू कब मिलेगी, जब हमें लैम्डा n लैम्डा की तरह होता है और वेयर n इंटीजर संख्या यानी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो हमें n की 0 1 2 इस तरह से वैल्यू होने पर यदि पथांतर n लैम्डा की तरह होता है तो हमें कॉस के लैम्डा मिल जाता है 1 के इक्वल। अतः परिणामी तीव्रता यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी फ्रॉम इक्वेशन 12 वो कितनी होगी, जब कॉस के डेल 1 होगा तो आई क्या हो गया, आई मैक्सिमम। तो हमने लिख दिया आई मैक्सिमम इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 माइनस I2। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का ब्रैकेट में स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट I1 का स्क्वायर I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर I2 प्लस 2 ऑफ अंडर रूट I1 I2 a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से। ये आई मैक्सिमम, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यदि जो S1 से P पर और S2 से P पर जो तरंगे पहुंचती हैं उनकी तीव्रता समान हो, यानी I1 किसके बराबर हो, I2 के, और माना वो I0 I0 के बराबर है, तो ये I मैक्सिमम है। परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होने का जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह से हो जाएगा, I मैक्सिमम इक्वल्स टू I1 की वैल्यू पुट कर दी I0 I2 की जगह पर लिख दिया हमने I0 प्लस 2 I1 I2 की जगह रख दिया I0। तो ये हमें कितना मिलेगा, I मैक्सिमम इक्वल्स टू 4 ऑफ I0। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 13। इस प्रकार संपोषी व्यतिकरण के समय परिणामी तीव्रता का मान दोनों तरंगों की पृथक पृथक तीव्रताओं के योग से भी अधिक होता है। ये स्टेटमेंट किस तरह से लिखा कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है के टाइम पे परिणामी तीव्रता का मान इस प्रकार
संपोषी व्यतिकरण के समय परिणामित यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है उसकी जो वैल्यू है, जो जिन दो तरंगों से सुपरपोज्ड होके जो ये इंटरफेरेंस की फिनोमेना हो रही थी, तो उन जो तरंग हैं या वेव्स हैं उनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी के सम से भी अधिक होती है। ये हमने यहाँ से लिखा I1 प्लस I2, तो ये प्लस ये जो वाला जो फैक्टर है वो इससे हम कह रहे हैं कि तीव्रताओं के योग से भी अधिक होता है। अब हम देख रहे हैं, अब हमने देख लिया संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या कैसे होता है, मतलब संपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब डेल एन लैम्डा का गुणज हो। अब विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, जब पथांतर जो कि होता है फेज पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, कंस्ट्रक्टिव में तो एन लैम्डा होना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो होना चाहिए n प्लस हाफ का गुणज होना चाहिए। तो कॉस के डेल इक्वल्स टू हो गया माइनस, यहाँ से हमें मिनिमम कब होगी, तब कॉस डेल लैम्डा की वैल्यू -1 होगी, और मैक्सिमम कब मिलेगा, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस के डेल्टा की वैल्यू +1 और कॉस के डेल्टा की वैल्यू -1 होगी, तो ये इंटेंसिटी हमें मिनिमम मिलेगी। तो मिनिमम के लिए पथांतर जो पाथ डिफरेंस है वो होना चाहिए n प्लस हाफ लैम्डा। तो कॉस के डेल की वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने कॉस के डेल में, के की जगह रख दिया हमने 2π/λ और डेल्टा की जगह n प्लस हाफ लैम्डा, लैम्डा टू लैम्डा कैंसिल आउट हो गए और n+1 2π, और इसके लिए हमें ये आता है कॉस के डेल्टा मिल गया हमें n की वैल्यूज के लिए, n की वैल्यू n इंटीजर संख्या हो 0 1 2 3, उसके लिए कॉस के डेल्टा हमें मिलेगा -1। तो इस सिचुएशन में I मिनिमम मीन्स जब कॉस के डेल्टा की वैल्यू -1 होगी तो हमें I जो है इंटेंसिटी वो ये -1 मिलने पर हमें I1 प्लस I2 से कम हो जाएगी, तो I जो होगी मिनिमम, तो इसको हमने लिख दिया इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में I मिनिमम इक्वल्स टू I1 प्लस I2 कॉस के डेल्टा की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस के डेल्टा की वैल्यू -1, तो इक्वेशन हो गया I मिनिमम इक्वल्स टू I1 प्लस I2 -2 ऑफ √I1 I2, इसको हमने लिख दिया √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर न्यूनतम, यानी ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया है हमने यहाँ पे। अब हम कह रहे हैं जैसे हमने संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने देखा कि I मैक्सिमम निकाल लिया, फिर उसके बाद में ऐसे ही हमने इसमें I मिनिमम निकाल लिया। अब हमने इसमें कहा था कि यदि दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, ऐसे ही हम इसमें कह रहे हैं कि S1 से P तक पहुंचने वाली तरंग और S2 से सोर्स स्लिट S2 से P तक पहुंचने वाली तरंग, उनकी जो तीव्रता है वो समान हो, माना I1 इक्वल्स टू I2, वो किसके इक्वल है, I0 हो, तो I मिनिमम मैक्सिमम I मिनिमम यानी तीव्रता जो मिनिमम तीव्रता है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से देखा हमने I1 प्लस I2, ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पर हमने रख दिया I0 माइनस I0 का स्क्वायर, तो जब ये 0 माइनस 0 का स्क्वायर तो ये हो गया 0, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 14। अतः n प्लस हाफ लैम्डा की स्थिति में, यानी जब पाथ डिफरेंस पथांतर डेल इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा होता है, तो उस स्थिति में हमें परिणामी तीव्रता यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू न्यूनतम या शून्य प्राप्त होती है, मिनिमम प्राप्त होती है। और पर्दे के स्क्रीन पर हमें जो P पॉइंट पर जो दोनों वेव्स हैं S1 तथा S2 से जो निकलने वाली इमिटेड वेव हैं वो सुपरपोज्ड होकर जब बिंदु P पर पहुंचती हैं तो हमें रिजल्टेंट तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो मिनिमम प्राप्त होती है। और इस स्थिति में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमेना होती है, यानी विनाशी व्यतिकरण की घटना होती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमेना जब होती है तो हमें डार्क फ्रिंज या डार्क फ्रिंज को हिंदी में कहेंगे कि अदीप्त फ्रिंज, या फिर हम बोल सकते हैं कि काली फ्रिंज प्राप्त होती हैं। अलग अलग बुक्स में उन्हें अलग अलग राइटर्स ने, किसी ने डार्क फ्रिंज को
काली फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, इस तरह से कहा है, तो हमें डार्क फ्रिंज प्राप्त होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमिना होती है। तो हमने देखा, इस वीडियो में देखा कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण किस तरह से होता है, उसके लिए क्या तीव्रता का रिडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से पर्दे स्क्रीन जब S1 तथा S2 से दो समान आवृत्ति की तरंगे स्क्रीन यानी पर्दे पर बिंदु P पर सुपरपोज होती हैं, तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमिना को हमने देखा। आज के लिए बस इतना ही।